चलो तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सम फॉर द डे, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 3 विच इज ऑन पेज नंबर 290। अभी बहुत ध्यान से सब लोग सुनना, ठीक है? इन केस इफ यू हैव एनी डाउट्स आप लोग बीच में पूछ सकते हो। तो क्या बोल रहा है देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग, ये देखो रॉन्ग है, टेल बैलेंस लिखा है, टेल ने ट्रायल बैलेंस। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ रीना एंटरप्राइज you are required to prepare trading account, profit and loss account for the year ended 31st March 2018 and balance sheet as on that date। एंड देखो यहाँ पर एक ट्रायल बैलेंस देके रखा है, दिस साइड इज डेबिट साइड एंड दिस साइड इज क्रेडिट साइड। सो द फर्स्ट आइटम जो मेरे को देके रखा है दैट इज ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाता है? ओपनिंग स्टॉक जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। नेक्स्ट आइटम इज कैपिटल। तो सर कैपिटल हम लोग कहाँ लिखते हैं? कैपिटल हम लोग लिखते हैं बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में, फर्स्ट आइटम। नेक्स्ट ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स विल बी लेस फ्रॉम कैपिटल, ये लास्ट टू सम्स में भी आया हुआ था। नेक्स्ट फर्नीचर, सर फर्नीचर इज माय असेट। नेक्स्ट प्रीपेड इंश्योरेंस, सर प्रीपेड का तो आपने दो इफेक्ट सिखाया था, प्रीपेड इज लेस फ्रॉम इंश्योरेंस एंड बैलेंस शीट असेट साइड। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, वो जो दो इफेक्ट तुमको सिखाया था ना, वो मैंने सिखाया था एडजस्टमेंट का। क्या ये एडजस्टमेंट है? नहीं, ये ट्रायल बैलेंस आइटम है एंड ट्रायल बैलेंस आइटम विल हैव ओनली वन इफेक्ट। तो ये जो प्रीपेड इंश्योरेंस है इसको मैं जाकर सिर्फ लिखूंगा असेट में। अगर ये प्रीपेड इंश्योरेंस मेरे को इधर दिया होता एडजस्टमेंट में तो मैं इसका दो इफेक्ट करता, पहला इंश्योरेंस में से लेस करता फिर असेट में जाके लिखता। सिंस ये एडजस्टमेंट नहीं है एंड ये ट्रायल बैलेंस आइटम है और हम लोग को सिखाया गया था कि एवरी ट्रायल बैलेंस आइटम विल हैव वन इफेक्ट ओनली, तो इसीलिए मैं ये जो प्रीपेड इंश्योरेंस है इसको जाके लिखूंगा मैं असेट साइड में। तो प्रीपेड का दो इफेक्ट क्या था, एक तो हम लोग लेस करते हैं फ्रॉम द कंसर्न्ड एक्सपेंस एंड फिर लिखते हैं असेट में। तो देखो मैंने ना तुम लोग को एक तरीके में लिखाया था, अगर तुमने सेम टू सेम कॉपी किया है तो उसमें जो ये राइट हैंड साइड वाला है ना वो लिखने का, अगर तुमको ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा तो। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ वो तुमको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल के लिए याद रखो, प्रीपेड इंश्योरेंस आएगा ट्रायल बैलेंस में आएगा तो हम लोग उसको लिखेंगे असेट में। सर एग्जाम में मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि मैं असेट में लिखूं कि मैं लायबिलिटी में लिखूं, तो इधर देखने का, देखो डेबिट में है कि क्रेडिट में है देखने का। अगर डेबिट में है तो असेट में लिखो, अगर क्रेडिट में वैल्यू है तो लायबिलिटी में लिखो। अभी प्रीपेड इंश्योरेंस जो है 1770 ये कहाँ दिया हुआ है? ये डेबिट में दिया हुआ है, तो इसके लिए मैं जाके उसको असेट में लिख दूंगा, सिंपल। नेक्स्ट है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। सर ऐसा दोनों साथ में दिया है, अभी तक तो ऐसा आता नहीं था। अरे बहुत सिंपल है, देखो ये जो डेबिट वाला वैल्यू है ना ये है मेरा डेटर का वैल्यू एंड ये जो क्रेडिट वाला वैल्यू है ना ये है मेरा क्रेडिटर का वैल्यू। तो ये जो डेटर है ये जाएगा मेरा असेट में एंड ये जो क्रेडिटर है ये जाएगा मेरा लायबिलिटीज में। नेक्स्ट है परचेसेस एंड सेल्स। सर परचेस का वैल्यू कौन सा रहता है? ये जो डेबिट में है ये है मेरा परचेस का वैल्यू एंड ये जो क्रेडिट में है ये है मेरा सेल्स का वैल्यू। तो मेरा परचेसेस जाएगा मेरा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में एंड जो मेरा सेल्स है वो जाएगा मेरा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो परचेस ट्रेडिंग डेबिट, सेल्स ट्रेडिंग क्रेडिट। नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी इज माय असेट। इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो माय असेट। Factory insurance, sir, all expenses that are related to factory will go in trading account debit side। Audit fees, ऑडिट फीस हम कहाँ लिखेंगे? ऑडिट फीस इज सीए का फीस, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। सीए का फीस मतलब अगर सीए तुम्हारा कुछ भी काम करेगा तो उसको तुम जो फीस दोगे दैट इज नोन एज ऑडिट फीस। ऑडिट मतलब चेकिंग का फीस। नेक्स्ट कैरेज इनवर्ड, कभी भी वर्ड ये इनवर्ड रहेगा, इनवर्ड मतलब गुड्स लाने का खर्चा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। लैंड एंड बिल्डिंग असेट। रेंट वैल्यू सर डेबिट में दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। अगर यही वैल्यू यहाँ पर क्रेडिट में दिया होता तो हम लिखते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। रिजर्व फॉर बैड डेट, सर रिजर्व फॉर बैड डेट्स मतलब आरडीडी एंड ये ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है मतलब ये है मेरा ओल्ड आरडीडी। तो ओल्ड आरडीडी सर हम वो फॉर्मूला में लिखेंगे जो लास्ट लेक्चर में हमने किया था, टू बैड डेट्स एड न्यू बैड डेट्स एड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी। नेक्स्ट कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड मतलब गुड्स बेचने का खर्चा। ऑल एक्सपेंसेस दैट आर रिलेटेड टू सेल्स विल गो इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। नेक्स्ट रिटर्न्स, देखो यहाँ पर दो रिटर्न है,
एक परचेस रिटर्न है एंड एक सेल्स रिटर्न है। अभी कैसे मालूम पड़ेगा सर कौन सा परचेस रिटर्न है कौन सा सेल्स रिटर्न है? बहुत सिंपल है, परचेसिस डेबिट होता ना तो परचेस रिटर्न क्रेडिट होएगा। तो इसका मतलब ये जो 9000 है ये है मेरा परचेस रिटर्न एंड ये जो 2000 है ये है मेरा सेल्स रिटर्न। तो परचेस रिटर्न लेस फ्रॉम परचेस, सेल्स रिटर्न विल बी लेस फ्रॉम सेल्स। अब ये डिस्काउंट देखो, डेबिट में भी डिस्काउंट दिया हुआ है, क्रेडिट में भी डिस्काउंट दिया हुआ है। तो जो डेबिट वाला वैल्यू है वो हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, एंड जो क्रेडिट वाला वैल्यू है वो हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में। मतलब ये मैंने डिस्काउंट दिया है 1000 रुपीज का एंड मुझे 7000 का डिस्काउंट मिला है, तो ये मेरा खर्चा 1000 रुपए का एंड 7000 का मेरा इनकम। नेक्स्ट कमीशन रिसीव्ड, रिसीव्ड मतलब इट इज इनकम, तो ऑल इनकम विल फॉर्म पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में एक्सेप्ट फॉर सेल्स। सिर्फ सेल्स ही एक ऐसा इनकम है जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा, उसके अलावा सारा का सारा इनकम हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। तो ये है मेरा ट्रायल बैलेंस। सर परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न कैसे ढूंढने का? परचेज इज डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट रहता है, सेल्स क्रेडिट है बिकॉज सेल्स इज माई इनकम, तो सेल्स रिटर्न डेबिट रहता है, तो डेबिट वाला रिटर्न इज सेल्स रिटर्न एंड क्रेडिट वाला रिटर्न इज परचेज रिटर्न। फिर आते हैं एडजस्टमेंट्स पे, भी बहुत ध्यान से सुनना। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है ये है तुम्हारा फर्स्ट वाला एडजस्टमेंट जो कि फर्स्ट टाइम आ रहा है और इसके आगे का हर एक सम में आएगा। एडजस्टमेंट नंबर 1 देखो ये क्या बोल रहा है, राइट ऑफ बैड डेट्स ₹2000। नीचे जो बैड डेट्स दिया रहता है, नीचे मतलब एडजस्टमेंट में जो बैड डेट्स दिया रहता है ये होता है तुम्हारा न्यू बैड डेट्स, एंड प्रोवाइड 2.5% एज रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, मतलब ये है तुम्हारा आरडीडी। लेकिन ये एडजस्टमेंट में दिया हुआ है मतलब ये है तुम्हारा न्यू आरडीडी। तो ये न्यू बैड डेट्स है, ये न्यू आरडीडी है। तो सर इनका करने का क्या? तो ये न्यू बैड डेट्स एंड न्यू आरडीडी हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम सन्ड्री डेटर में से माइनस करेंगे, सन्ड्री डेटर में से माइनस होगा एंड जो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में हम जो फॉर्मूला लिखे थे उस फॉर्मूला में हम डाल देंगे। अब ये कैसे करना है क्या करना है वो सम करते करते हम लोग सीख जाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ये न्यू बैड डेट्स एंड न्यू आरडीडी दिया रहेगा तो सन्ड्री डेटर में से माइनस करने का एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट का जो फॉर्मूला है टू बैड डेट्स एड न्यू बैड डेट्स एड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी, उस फॉर्मूला में हम लोग जाके लिखेंगे। ठीक है, कैसे क्या वो देखते हैं बाद में। एडजस्टमेंट नंबर 2, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस। दो वैल्यू दिया रहेगा तो कौन सा वैल्यू लेने का, बोलो बड़ा वैल्यू की छोटा वैल्यू, जल्दी बोलो ये आना चाहिए। हेलो, अरे कोई तो बोलो कौन सा वैल्यू लेगा, तुम बड़ा वैल्यू लेगा कि छोटा वैल्यू लेगा? छोटा वैल्यू सर। छोटा वैल्यू लेगा तुम, तो क्लोजिंग स्टॉक का छोटा वैल्यू लेगा तो 40,000 ये वैल्यू तुम लोग लेगा। क्लोजिंग स्टॉक का टू इफेक्ट्स, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट एंड असेट। नेक्स्ट, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 5% ऑन बिल्डिंग एंड मशीनरी। तो बिल्डिंग दैट इज ए लैंड एंड बिल्डिंग पे एक एडजस्टमेंट है एंड प्लांट एंड मशीनरी पे एडजस्टमेंट। तो डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का टू इफेक्ट्स क्या था सर, लेस फ्रॉम फिक्स्ड असेट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। नेक्स्ट देखो, रेंट इज प्रीपेड, प्रीपेड रेंट। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस का टू इफेक्ट्स क्या आएगा बताओ, प्रीपेड एक्सपेंसेस का टू इफेक्ट्स इज लेस फ्रॉम एक्सपेंस एंड बैलेंस शीट असेट साइड। सर यहाँ पर ऊपर हमने क्यों नहीं ऐसा दो इफेक्ट दिया, ये ऊपर दो इफेक्ट क्यों नहीं दिया प्रीपेड इंश्योरेंस को, और नीचे क्यों दो इफेक्ट दिया? क्योंकि वो एडजस्टमेंट में नहीं है ना। परफेक्ट, क्योंकि वो एडजस्टमेंट में नहीं है सर, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है। ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा ना तो हम लोग इसका ये वाला सेकंड वाला इफेक्ट लेते हैं हमेशा। ब्रिलियंट। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग कैरेज इनवर्ड। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कैरेज इनवर्ड किधर है, कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड ये है कैरेज इनवर्ड। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का टू इफेक्ट्स आर सर ऐड टू एक्सपेंस एंड दूसरा इफेक्ट इज लायबिलिटी, दैट इज दिस अमाउंट इज पेएबल इन फ्यूचर। तो ये हो गया मेरा फुल सम, मतलब इसमें मैंने इसका सब लिख लिया कि मेरे को कौन सा कहाँ किधर लिखना है, और अभी मैं बनाऊंगा लाइन। लाइन बनाने को याद है क्या तुमको कैसे बनाना है? मेरे ख्याल से दो सम का लाइन मार के रखा है तुम लोग ने, है क्या? नहीं है तो जरा बना दो ना प्लीज। ये देखो,
ये बनेगा तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट कुछ इस तरह से। अगर तुमको याद नहीं है तो जस्ट एक रिमेम्बरेंस के लिए, इन द बुक्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च, क्या डेट है, 31st मार्च 2018, 31st मार्च 2018, दिस इज योर ट्रेडिंग अकाउंट। फिर ऐसा बनेगा तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड फिर ये होगा तुम्हारा बैलेंस शीट। ठीक है, जिसने जिसने नहीं बनाया लाइन जरा बना लो फटाफट। चलो करते हैं ये सब साथ में, मैं पहले सॉल्व करूंगा उसके बाद तुम लोग करना, घाई मत करो। ठीक है, चलो कर लो, लाइन मार के रेडी रख देना। पहले मैं सॉल्व करता हूँ। विल स्टार्ट फ्रॉम एडजस्टमेंट, राइट ऑफ बैड डेट्स 2000 एंड प्रोवाइड 2.5% रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। तो सर इसका आपने बोला है कि डेटर में से माइनस कर एंड प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला में लिखो। ठीक है, तो अभी रुको, सबसे पहले अपन देखते हैं डेटर किधर है। ये डेटर है सर 70,000 रुपया। तो सन्ड्री डेटर को हम लोग पहले जाके लिखेंगे असेट्स में। तो देखो आप बहुत ध्यान से देखना सब लोग, क्या कर रहा हूं मैं। तो सन्ड्री डेटर इनर कॉलम 70,000। अभी आते हैं एडजस्टमेंट पे। एडजस्टमेंट क्या बोलता है सर, राइट ऑफ बैड डेट्स एंड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। तो देखो यहाँ पर दो चीज है, ये फर्स्ट येलो में जो मैं मार्क किया ये है मेरा न्यू बैड डेट्स, एंड अभी जो मैं ग्रीन में मार्क कर रहा हूँ ये है मेरा न्यू आरडीडी। तो सर आपने बोला ये दोनों डेटर में से माइनस करने का, लेकिन अभी सवाल ये उठता है सर कि पहला कौन सा माइनस करने का, क्योंकि दोनों बोला आपने, ठीक है, एक न्यू बैड डेट्स भी है न्यू आरडीडी भी है, तो हमेशा फर्स्ट कौन सा माइनस करने का। तो अभी याद रखो, हमेशा 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 के लिए याद रखो कि तुम्हारा न्यू बैड डेट्स तुम फर्स्ट माइनस करेगा एंड न्यू आरडीडी बाद में माइनस करेगा। सर मतलब कैसे करने का, चलो देखते हैं। तो देखो ये क्या बोल रहा है, राइट ऑफ बैड डेट्स 2000 रुपीज। तो सर पहला न्यू बैड डेट्स हम माइनस करते हैं। तो सन्ड्री डेटर के नीचे मैं पहले करूंगा लेस, और यहाँ लिखूंगा न्यू बैड डेट्स 2000 रुपया, and I will put this 2000 in brackets. Why bracket? Because bracket indicates minus sign. तो 70,000 में से 2000 अगर मैं डिडक्ट करता हूँ तो द वैल्यू दैट आई गेट इज 68,000। तो सर न्यू बैड डेट्स मैंने पहले माइनस कर दिया, तो पहला माइनस करो एंड बाद में फॉर्मूला में लिखो। तो फॉर्मूला लिखने के लिए मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना पड़ेगा। फर्स्ट लाइन में हमेशा खाली छोड़ता हूँ, तो फर्स्ट लाइन खाली छोड़ने के बाद मैं पहला पूरा फॉर्मूला लिखूंगा। यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, टू बैड डेट्स, फिर उसके बाद एड न्यू बैड डेट्स, कोई लिखना मत, सिर्फ ध्यान से सुनो। फिर उसके बाद एड न्यू आरडीडी, फिर एक लाइन छोड़ के लेस ओल्ड आरडीडी। तो ये मैंने डाल दिया मेरा पूरा फॉर्मूला। तो अब ये फॉर्मूला में देखो यहाँ पर मुझे एक वैल्यू मिला है, क्या है ये, न्यू बैड डेट्स। न्यू बैड डेट्स इज 2000 रुपीज। तो यहाँ पर न्यू बैड डेट्स के सामने जाके मैं लिख दूंगा 2000 रुपीज। तो ये मैंने डाल दिया मेरे फॉर्मूला के अंदर। क्या सबको समझ में आया इधर तक क्या हो रहा है। ये पूरा फॉर्मूला में मैंने कर दिया, न्यू बैड डेट्स के सामने न्यू बैड डेट्स का वैल्यू लिख दिया। अभी न्यू बैड डेट्स माइनस करने के बाद हम माइनस करेंगे न्यू आरडीडी। तो लेस न्यू आरडीडी एट द रेट ऑफ, क्या रेट है न्यू आरडीडी का, 2.5%। 2.5%। तो सर 2.5% ऑफ कौन सा वैल्यू, 2.5% ऑफ 68,000। ठीक है, ये ध्यान रखो, 2.5% ऑफ ये वाला वैल्यू जो माइनस करके है ना। तो तुम कैसे कैलकुलेट करोगे, 68,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5 डिवाइडेड बाय 100। तो जो तुमको आंसर आएगा दैट विल बी 1700 रुपीज। तो 68,000 में से 1700 अगर मैं माइनस करता हूँ तो द आंसर दैट आई गेट इज 66,300। अभी देखो ये सन्ड्री डेटर का ये सीक्वेंस। अभी मेरे को न्यू आरडीडी मिला, न्यू आरडीडी कितना है, 1700 रुपीज है। तो ये फॉर्मूला में मैं जाऊंगा, न्यू आरडीडी किधर लिखा हुआ है, देखो ये थर्ड वाला। तो ये न्यू आरडीडी के सामने मैं लिख दूंगा 1700। अभी मैं घाई में ये नहीं ढूंढेगा कि बैड डेट्स कितना है, ओल्ड कितना है, वो सब आराम से करेंगे। लेकिन हम लोग कैसे कर रहे हैं, पहले एडजस्टमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये है मेरा एडजस्टमेंट,
एंड ये है वो एडजस्टमेंट का दूसरा इफेक्ट। तो ये एडजस्टमेंट क्या बोला था, न्यू बैड डेट्स न्यू आरडीडी रहेगा तो पहला सन्ड्री डेटर में से माइनस करो जो मैंने यहाँ पर किया, एंड उसके बाद जाके इस फॉर्मूला में वो वैल्यू को डाल दो। तो फॉर्मूला में मैंने ये वैल्यू डाल दिया। सर डेटर में से पहला क्या माइनस करने का, हमेशा न्यू बैड डेट्स पहला माइनस करने का एंड न्यू आरडीडी बाद में माइनस करने का। क्या ये क्लियर है, हाँ ना, जवाब तो दो प्लीज, समझ में आया सबको। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये आता ही है क्वेश्चन इसके ऊपर। तो ये है ना, तुमको फुल बायट आना चाहिए सर, सन्ड्री डेटर में से लेस एंड उसके बाद ये फॉर्मूला में जाके डालने का, ये फॉर्मूला भूलना मत, ये फॉर्मूला विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो ये टू बैड डेट्स, ऐड न्यू बैड डेट्स, ऐड न्यू आरडीडी, फिर लेस ओल्ड आरडीडी। आई होप ये क्लियर है, किसी को कोई डाउट है इसमें, किसी को कोई डाउट है? नहीं, ओके। तो ये सन्ड्री डेटर में से हमेशा न्यू बैड डेट्स पहले माइनस करने का, न्यू आरडीडी बाद में माइनस करने का। अब इसका मीनिंग क्या है वो भी सीख लो। न्यू बैड डेट्स का मतलब है कि मेरा साल खत्म हो गया, साल खत्म होने पर मेरे को मालूम पड़ा कि वो 2000 रुपीज ऐसा है जो मेरे को नहीं मिलने वाला है कंफर्म, तो इसके लिए मैंने माइनस किया, मतलब मेरे को कितना रुपया मिलने वाला है, 68,000। उसमें से भी मुझे लगता है आउट ऑफ माई पास्ट एक्सपीरियंस कि 2.5% का लोग ऐसा है जो मुझे पैसा नहीं देगा, चीटर लोग है लोग। तो 2.5 मतलब ये जो न्यू बैड डेट्स है ना, ये है तुम्हारा एक्चुअल लॉस, वेर एज ए न्यू आरडीडी है ना, ये है तुम्हारा प्रोबेबल लॉस। प्रोबेबल लॉस समझता है, मतलब ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो कभी भी ऐसा रहेगा ना, तो एक्चुअल लॉस पहला माइनस करने का एंड प्रोबेबल लॉस बाद में माइनस करने का, क्योंकि ये कंफर्म है कि ये 2000 मेरे को मिलेगा ही नहीं। वेरेज ये जो 1700 है ये मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, इसका ऐसा कुछ बोल नहीं सकता मैं। दिस इज जस्ट आउट ऑफ माई पास्ट एक्सपीरियंस कि मैंने डिटरमाइन किया कि 2.5% का लोग मुझे पैसा नहीं देगा। ये उसके पीछे का लॉजिक है कि यू शुड ऑलवेज डिडक्ट एक्चुअल लॉस फर्स्ट एंड देन यू विल डिडक्ट प्रोबेबल लॉस। लेकिन अभी ये सब है ना, स्टूडेंट को एग्जाम में इतना याद नहीं आता, तो इसके लिए याद तभी कैसे याद रखने का, न्यू बैड डेट्स पहला माइनस करने का, न्यू आरडीडी बाद में माइनस करने का, एंड ये फॉर्मूला भूलने का नहीं, ये फॉर्मूला इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो लिख लो सब लोग, जो स्क्रीन पे है वो लिख लो फटाफट। एंड इन केस तुम्हारे हाथ में पेन पेंसिल ऐसा कुछ रहेगा ना, तो इधर एक ऐसा एरो मारो कि ये 2.5% जो है, ये 2.5% इज 68,000 का 2.5%, वरना फिर बहुत लोग ढूंढते बैठेगा 2.5% आया कहाँ से। ठीक है, तुम्हारे लिए मैं ऐसा एक बना के रख देता हूँ। ठीक है, 2.5% 68,000 का 2.5% है। ऐसा नीटली लिख के रखने का, क्योंकि शुरुआती का सम में ही तुमको काम आएगा, उसके बाद बाद का सम में ना तुमको ऐसा लगेगा कि सर मेरे को आता है सब, अभी बहुत प्रैक्टिस किया है हमने। ठीक है, ये पहले लिखो और लिखो उधर नोट्स वोट्स बनाता रहेगा तुम अपना, तो लिखो कि न्यू बैड डेट्स विल ऑलवेज बी डिडक्टेड फर्स्ट, न्यू आरडीडी आफ्टर न्यू बैड डेट्स, यही ऑर्डर रहेगा, दिस विल बी द फ्लो। ठीक है, राइट इट डाउन। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट एडजस्टमेंट एंड द ओनली न्यू एडजस्टमेंट इन दिस सम। तो अभी बढ़ते हैं एडजस्टमेंट नंबर 2 की ओर। एडजस्टमेंट नंबर 2 इज क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक में वेन एवर टू वैल्यूज आर गिवन वी विल ऑलवेज टेक द लोअर वैल्यू। तो यहाँ पर 40,000 हम लेंगे, तो क्लोजिंग स्टॉक का 2 इफेक्ट हम सबको आता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट एंड असेट। तो चलो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जाके लिखो बाय क्लोजिंग स्टॉक, ये लिख सकते हो तुम लोग साथ साथ में, बाय क्लोजिंग स्टॉक आउटर कॉलम में 40,000, दिस इज माय फर्स्ट इफेक्ट। एंड सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में जाके मैं लिख दूंगा क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक आउटर कॉलम 40,000। ये बैलेंस शीट में टू और बाय क्यों नहीं लिखते हम लोग, बैलेंस शीट में क्योंकि वो अकाउंट नहीं है सर। परफेक्ट, क्योंकि वो अकाउंट नहीं है सर, वो एक स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट में टू एंड बाय हम लोग नहीं लिखते। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में हमने लिखा बाय क्लोजिंग स्टॉक एंड बैलेंस शीट के एसेट में लिख दिया क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट कम्स टू एन एंड, खत्म। चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, प्रोवाइड 5% डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। तो बिल्डिंग पे 5%, मशीनरी पे 10%। ओके, तो लैंड एंड बिल्डिंग है यहाँ पर देखो 1,40,000। तो चलो पहले बैलेंस शीट में जाके लिखते हैं लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग।
1,40,000 रुपीज, उसमें से हम करेंगे लेस डेप्रिसिएशन। तो लैंड एंड बिल्डिंग पे कितना परसेंट डेप्रिसिएशन था? लैंड एंड बिल्डिंग पे 5% डेप्रिसिएशन, तो 5% कम्स टू 7,000 रुपीज। तो 1,40,000 में 7,000 माइनस होएगा तो 1,33,000 आउटर कॉलम। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट इफेक्ट, लेस फ्रॉम फिक्स्ड असेट। सेकंड इफेक्ट विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाके मैं लिखेगा टू डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। टू डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, आउटर कॉलम 7,000। सर मेरा हैंड राइटिंग है ना बटाटे जैसा है, तो बटाटे जैसा ऐसा नेक्स्ट लाइन में गया ना, तो नेक्स्ट लाइन के सामने वो वैल्यू लिखने का। तो लैंड एंड बिल्डिंग 7,000 आ गया मेरा आउटर कॉलम में। सेकेंड क्या बोल रहा है? 10% डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। मशीनरी का वैल्यू इज 50,000, तो सेम मशीनरी में लिखेगा इधर बैलेंस शीट में मशीनरी 50,000, उस पे मैं करेगा लेस डेप्रिसिएशन। 10% ऑफ 50,000, याद है शॉर्टकट बताया था, एक जीरो कम करने का। एंड ये 5,000 को आप लोग ब्रैकेट्स में लिखोगे, ये 5 एंड ये 7 को, बिकॉज ये माइनस है। तो 50,000 में से 5,000 माइनस होगा, तो द वैल्यू दैट आई विल रिसीव विल बी 45,000। तो डेप्रिसिएशन का फर्स्ट इफेक्ट तो हो गया सर, लेस फ्रॉम फिक्स्ड एसेट। सेकेंड इफेक्ट के लिए मैं जाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वहां पर लिखूंगा टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एंड वैल्यू 5,000 आउटर कॉलम। तो ये हो गया मेरा डेप्रिसिएशन का दो इफेक्ट, एक तो लेस फ्रॉम फिक्स्ड एसेट एंड दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दिया मैंने। तुम लोग भी लिख लो, लेस फ्रॉम फिक्स्ड एसेट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। क्लियर? कुछ याद आ रहा है क्या? एक बड़ा सा ब्रेक हो गया है 15 दिन का, उसके बाद हम लोग वापिस मिल रहे हैं, तो आई होप तुम लोग को याद रहेगा ये सब चीज। तो लेस फ्रॉम फिक्स्ड एसेट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। डन? इधर तक हो गया लिख के सबका? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रीपेड रेंट 3560। तो इधर रेंट है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैं लिखेगा टू रेंट, वैल्यू 7,120, उसमें आएगा लेस प्रीपेड 3560 बाहर के कॉलम में। तो प्रीपेड एक्सपेंस का टू इफेक्ट, एक तो सर लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस एंड सेकेंड इफेक्ट इज बैलेंस शीट असेट साइड। तो बैलेंस शीट के असेट में जाके आप लिखो प्रीपेड रेंट 3560। तो पहला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से रेंट में से लेस कर दिया एंड दूसरा बैलेंस शीट के असेट में जाके लिख दिया। तो लेस फ्रॉम कंसर्न्ड एक्सपेंस एंड बैलेंस शीट असेट साइड, ये है मेरा प्रीपेड का दो इफेक्ट्स, लेस फ्रॉम एक्सपेंस एंड बैलेंस शीट असेट। प्रीपेड का एडजस्टमेंट फिनिश। Next adjustment and final adjustment of this sum. Outstanding carriage inward 1,200. तो कैरेज इनवर्ड इधर 1,800 है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा कैरेज इनवर्ड। तो यहाँ पर मैं लिखेगा टू कैरेज इनवर्ड 1,800। फिर आउटस्टैंडिंग है तो एड आउटस्टैंडिंग 1,200, आउटर कॉलम 3,000। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड एंड इट इज पेएबल इन फ्यूचर। तो एनीथिंग दैट इज पेएबल इन फ्यूचर इज माय लायबिलिटी।
तो ये आउटस्टैंडिंग पहला तो मैं ऐड कर दूंगा एंड दूसरा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ऊपर से एक 7-8 लाइन छोड़ के नीचे लिख दूंगा यहाँ पर आउटस्टैंडिंग कैरेज इनवर्ड value 1200 rupees because anything that is payable in future is my liability. तो आउटस्टैंडिंग पहले ऐड करो एंड दूसरा बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में जाके लिख दो। कर लो तुम लोग भी। अभी एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। अभी ट्रायल बैलेंस का एक एक आइटम हमको खाली देख के लिखना है, दैट्स इट। ठीक है, तो साथ साथ में लिखते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना स्क्रीन पे मैं किधर लिख रहा हूँ जरा देखो। तो देखो ये ओपनिंग स्टॉक है फर्स्ट आइटम, इसको थोड़ा और जूम इन करता हूँ। तो ये ओपनिंग स्टॉक फर्स्ट आइटम 45,200। तो चलो ट्रेडिंग अकाउंट में सब लोग ओपनिंग स्टॉक 45,200 आउटर कॉलम डायरेक्ट 45,200 आउटर कॉलम ओपनिंग स्टॉक। नेक्स्ट आइटम इज कैपिटल। सर कैपिटल में हमने लिखा है लायबिलिटी 3 लाख। तो चलो बैलेंस शीट में फर्स्ट आइटम है कैपिटल, तो 3 लाख रुपीज लायबिलिटीज हम लोग लिखेंगे इनर कॉलम में कैपिटल का। नेक्स्ट आइटम इज ड्रॉइंग्स। सर ड्रॉइंग इज लेस फ्रॉम कैपिटल, तो ड्रॉइंग विल बी डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल। तो यहां पर मैं लिख दूंगा लेस ड्रॉइंग्स 20,000 rupees and a 20,000 will be in brackets because bracket indicates minus sign. So less drawings 20,000. नेक्स्ट है फर्नीचर। सर फर्नीचर इज एन असेट, तो असेट में जाओ, जिधर भी जगह रहेगा वहां पर लिख दो फर्नीचर आउटर कॉलम में। वैल्यू ध्यान से लिखने का, वरना देखने का टाइम तुम लोग गलत तिल से गलत लिख दोगे। तो फर्नीचर आउटर कॉलम 60,000। नेक्स्ट प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस मेरे को ट्रायल बैलेंस में मिला है, तो ये असेट में जाके मैं लिख दूंगा, जिधर भी जगह है वहां पर प्रीपेड इंश्योरेंस 1770। सिर्फ देख देख के लिखना है। डेटर हो गया, क्रेडिटर लिखना है मेरे को। क्रेडिटर लायबिलिटी तो 129,250। तो क्रेडिटर्स 1,29,250। बस सिर्फ देख के वैल्यू लिखते जाना है। नेक्स्ट परचेजेस एंड सेल्स। डेबिट वाला जो वैल्यू है वो परचेज का है, क्रेडिट वाला वैल्यू जो है वो सेल्स का है। तो परचेज है 57,000, सेल्स है 1,20,000। तो 57,000 इधर इनर कॉलम में एंड 1,20,000 यहाँ पर इनर कॉलम में। तो परचेजेस का वैल्यू एंड सेल्स का वैल्यू दोनों मैंने लिख दिया। परचेसेस यहाँ टू परचेस इनर कॉलम, सेल्स इधर बाय सेल्स इनर कॉलम। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी डन, क्योंकि यहाँ पर रेड टिक है मतलब इसका काम हो गया है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इज एन असेट, तो बैलेंस शीट में लिख दूंगा मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट 68,000 रुपीज। नेक्स्ट फैक्ट्री इंश्योरेंस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाके लिखूंगा मैं टू फैक्ट्री इंश्योरेंस। टू फैक्ट्री इंश्योरेंस वैल्यू इज 26,000। नेक्स्ट ऑडिट फीस 21,000। ऑडिट फीस इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। यहाँ पर मैं लिखूंगा टू ऑडिट फीस and the value is 21,000 rupees. नेक्स्ट तीनों में टिक है, देखो कैरेज इनवर्ड लैंड एंड बिल्डिंग रेंट, मतलब ये तीनों का तीनों एडजस्टमेंट हो चुका है। उसके बाद हमको दिया है रिजर्व फॉर बैड डेट्स। रिजर्व फॉर बैड डेट्स इज माय ओल्ड आरडीडी एंड ओल्ड आरडीडी विल फॉर्म पार्ट ऑफ माय फॉर्मूला दैट इज 6,000 रुपीज। तो ये जो ओल्ड आरडीडी है, ओल्ड आरडीडी के सामने मैं यहाँ पर लिखूंगा 6,000 रुपया। नेक्स्ट कैरेज आउटवर्ड। तो कैरेज आउटवर्ड सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में 8360। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में
मैं लिख दूंगा टू कैरेज आउटवर्ड वैल्यू इज 8360. नेक्स्ट रिटर्न, ये 2000 इज मेरा सेल्स रिटर्न, 9000 इज माय परचेज रिटर्न. तो 2000 is my sales return and 9000 is my purchase return. तो आउटर कॉलम में माइनस करके मेरे को वैल्यू आएगा 48,000 and 1,18,000 respectively. ये 9,000 and 2,000 will be kept in brackets. Why bracket? Because वो लेस है. जो भी लेस करके वैल्यू रहेगा उसको ब्रैकेट में लिखने का, ताकि जब तुम माइनस करेगा ना, मतलब एग्जाम में गलती से तुम प्लस करके नहीं आएगा, ब्रैकेट दिखेगा तो तुम्हारे दिमाग वैसा ट्रेंड रहेगा, उसको मालूम रहेगा ब्रैकेट दिखा मतलब मेरे को माइनस करने का. नेक्स्ट डिस्काउंट. तो डेबिट वाला जो डिस्काउंट है वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा, एंड क्रेडिट वाला जो डिस्काउंट है वो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाएगा. तो कैसे लिखने का? तो इधर जाने का डेबिट में लिखने का टू डिस्काउंट वैल्यू इज 1000 रुपीज. तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में 1000 एंड बाकी क्रेडिट में जाके लिखने का बाय डिस्काउंट. बाहर के कॉलम में 7000 रुपीज. एंड द फाइनल आइटम कमीशन रिसीव्ड. कमीशन रिसीव्ड इज अगेन माय इनकम. तो कमीशन रिसीव्ड आउटर कॉलम 8000 रुपया. ठीक है, क्या सबने यहां तक लिख लिया? बस देख देख के लिखना है तुमको. चलो मैं सबको है ना 1-2-3 मिनट का टाइम देता हूँ, यहाँ तक जरा फटाफट कंप्लीट कर लो, फिर मैं तुमको कुछ नया सिखाता हूँ आज के लेक्चर में. अभी देखो तुमको कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज सिखाता हूँ. देखो सबका ध्यान स्क्रीन पे. ठीक है, आजू बाजू में डिस्टरबेंस रहेगा तो सबको बोलो चुप बैठो, मेरे को थोड़ा पढ़ने दो. देखो टू बैड डेट्स के सामने है ना देयर इज नो वैल्यू. नो वैल्यू तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा डैश. डैश मतलब नील वैल्यू. तो जरा ना इसको थोड़ा हम लोग प्लस माइनस करते हैं. देखो ये 3 को प्लस करना है. 0 प्लस 2000 प्लस 1700 दैट गिव्स मी 3700. तो 3700 में से अगर मैं 6000 माइनस करता हूं तो मेरे को बाहर क्या वैल्यू आएगा? कौन बताएगा मुझे? क्या वैल्यू आएगा मुझे बाहर? अरे बोलो. तो बाहर मुझे वैल्यू आना चाहिए -2300. बराबर. सबका ध्यान है स्क्रीन पे? हेलो, हाँ ना, कुछ तो जवाब दो. ध्यान है? हाँ सर. हाँ. तो लेकिन देखो ऐसा माइनस है ना, कभी भी बाहर माइनस वैल्यू हम लोग नहीं लिखते हैं. तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी ये बैड डेट्स का ऐसा फॉर्मूला लिखेगा और अगर हम लोग को बाहर माइनस आएगा ना, तो हम लोग यहाँ पर ऐसा माइनस वैल्यू नहीं लिखेंगे. तो ये जो -2300 है ना, ये हम नहीं लिखेंगे यहाँ पर. तो सर फिर क्या करने का? जब भी तुमको ऐसा आया, सपोज तुमने पूरा कैलकुलेट किया एंड तुमको मालूम पड़ रहा है ओ शिट माइनस में आंसर आ रहा है 2300, तो क्या करने का? इसको है ना कट कर देने का. अभी कट भी कैसा करने का? कट भी है ना प्यार से करने का. देखो तुमको समझाता हूँ हाउ टू कट. ये ऐसा लेके एक लाइन ऐसा मारने का. 1 मिनट, तुमको अभी लाइन नहीं दिखता रहेगा. दिखा तुमको? एक कट वाला लाइन दिखा क्या? दिखा क्या? अरे हरे हाँ ना, कुछ तो बोलो. देखो बस ऐसा काटने का तुमको, ऐसा कट करने का, और ऑपोजिट साइड में जाके तुम लिखेगा बाय RDD अकाउंट, एंड नेक्स्ट लाइन ब्रैकेट में लिखोगे एज पर कॉन्ट्रा, एंड वैल्यू लिखोगे जो तुमको उधर आया था 2300. तो क्या चेंज होगा इसमें? जब भी सर आंसर नेगेटिव आएगा तो हम लोग लिखेंगे ऑपोजिट साइड में बाय RDD अकाउंट ब्रैकेट में एज पर कॉन्ट्रा 2300 रुपीज. यहाँ पर नेगेटिव नहीं लिखने का, ऑपोजिट साइड में लिखने का. सर अभी ये हमने अगर कटिंग किया तो क्या इसमें हमारा मार्क्स जाएगा बोर्ड एग्जाम में? नहीं जाएगा, क्योंकि ये तुमको बाद में ही मालूम पड़ेगा. जब तुम पूरा सम सॉल्व करने के बाद तुमको पता चलेगा ओ शिट मेरा आंसर इधर नेगेटिव आ रहा है. वो गलत नहीं है, वो करेक्ट है तुम्हारा. तो क्या करने का? एक सिंपल सा एक पेंसिल लेने का, एक कट करने का इधर से पेंसिल से, पेंसिल एंड विद द हेल्प ऑफ स्केल
कट करने का एंड ऑपोजिट साइड में लिखने का बाय आरडीडी अकाउंट ब्रैकेट में एज पर कॉन्ट्रा, एंड जो वैल्यू तुमको इधर बाहर नेगेटिव में आ रहा था ना उसको इस तरफ लिख देने का 2300 रुपीज। क्या ये सबको समझ में आया मैंने जो बोला वो? वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा बहुत रेयर केस होता है जब भी तुमको इसका आंसर है ना नेगेटिव में आएगा, बहुत रेयर केस। जनरली तुमको इसका आंसर पॉजिटिव ही आएगा, कभी कभार ऐसा वंस इन अ ब्लू मून ऐसा तुमको है ना कभी तो इसका आंसर नेगेटिव आएगा। तो ये हम लोग का जो फर्स्ट सम है, फर्स्ट सम में नेगेटिव आ गया, तो हम लोग शुरुआत में सीख गया कि नेगेटिव आया तो करने का क्या, इसको कट करने का एंड ऑपोजिट साइड में लिखने का बाय आरडीडी अकाउंट एज पर कॉन्ट्रा। देखो ये जो फाइनल अकाउंट है ना, इसमें एवरी सम में देयर विल बी समथिंग न्यू टू लर्न। तो अगर तुम लोग ऐसा सोच के छोड़ देगा ना इसको कि हाँ सब सम सेम ही है, हम लोग बाद में कर लेंगे, तो तुम लोग को फुल लाने का पागलपन छूट जाएगा। तो अगर तुम्हारा प्लानिंग है कि मेरे को फुल ही चाहिए बीके में कुछ भी करके बोर्ड एग्जाम में, तो इसका प्लीज जरा प्रैक्टिस है ना कंटिन्यू रखना, बिना प्रैक्टिस का फुल नहीं आएगा, ठीक है? ओके आर्यन, यू कैन लीव, बाय। तो अभी हमारा सम हो गया खत्म। अभी हम लोग को क्या करना है, अभी हमको खाली ढूंढना है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जो भी हो रहा है वो, ठीक है? तो वापिस एक बार तुमको ऐसे याद नहीं रहेगा तो एक रिवीजन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है? हम लोग क्या करेंगे, पहला दोनों साइड का टोटल निकालेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल कम्स टू 1,58,000 रुपीज, तो क्रेडिट साइड 1,58,000 एंड डेबिट साइड का टोटल कम्स टू 1,22,200, 1,22,200। तो क्रेडिट साइड इज मोर। अरे दिख रहा है क्या सबको? हेलो, क्रेडिट साइड का वैल्यू इज मोर। तो क्रेडिट साइड का वैल्यू इज मोर का मतलब हो गया कि मेरा इनकम ज्यादा है, तो क्रेडिट साइड का वैल्यू मैं दोनों तरफ लिखूंगा, 1,58,000 यहाँ पर भी, 1,58,000 यहाँ पर भी। तो मेरा क्रेडिट साइड टोटल इज मोर, तो मेरे को जो वैल्यू आएगा दैट विल बी माय ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। सर ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालने का, 1,58,000 माइनस 1,22,200, तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट विल कम टू 35,800 रुपीज। मतलब ये क्रेडिट का टोटल माइनस ये डेबिट का ये सारा टोटल, दैट विल गिव मी 35,800। तो ये जो मेरा प्रॉफिट है ये मैं लेके जाऊंगा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो फर्स्ट लाइन मैंने खाली छोड़ा है वहां पर मैं लिखूंगा टू ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 35,800। अरे सबको समझ में आया क्या, याद आ रहा है क्या ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह? हेलो, हाँ ओके, यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया मेरा। अभी हम लोग यहाँ पर ढूंढेंगे कि हमारा नेट प्रॉफिट हो रहा है कि नेट लॉस हो रहा है। तो इसको भी कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले क्रेडिट साइड का टोटल। तो सर क्रेडिट साइड का टोटल कम्स टू 53,100, 53,100। फर्स्ट 5-6 सम है ना मैं करूंगा, उसके बाद में तुमको ही दूंगा ये सब टोटलिंग करने, मैं नहीं करते बैठेगा ऐसा। एंड डेबिट साइड का टोटल कम्स टू 45,920, 45,920। तो देखो मेरा क्रेडिट साइड का टोटल इज अगेन मोर। जब भी मेरा क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा रहता है तो इसका मतलब वो मेरा प्रॉफिट रहता है। तो मेरा क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो मैं इधर लिखूंगा 53,100, इधर भी लिखूंगा 53,100। तो यहाँ पर मुझे प्रॉफिट आया। यहाँ पर जो प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट को हम नाम देते हैं नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, net profit transferred to capital account and the value will be 53,100 माइनस डेबिट साइड का पूरा टोटल। तो जो नेट प्रॉफिट मेरे को मिला दैट इज 7,180। ये कैसे आया सर, क्रेडिट साइड का टोटल माइनस डेबिट साइड का टोटल 7,180। एंड सिंस ये मेरा नेट प्रॉफिट है तो बैलेंस शीट में कैपिटल में जाके मैं कर दूंगा उधर ऐड नेट प्रॉफिट। अगर लॉस होता तो मैं माइनस करता, सिंस से प्रॉफिट है तो मैंने ऐड कर दिया 7,180। तो 7,180। तो अभी इसका वैल्यू हम बाहर लेंगे। इसका वैल्यू कैसे आएगा, कैपिटल उसमें से 20,000 ड्रॉइंग माइनस उसमें नेट प्रॉफिट ऐड। तो मेरा वैल्यू जो आ रहा है दैट कम्स टू 2,87,180।
अभी फाइनल में हम देखेंगे कि क्या हम लोग का डेबिट साइड का टोटल एंड हमारा क्रेडिट साइड का टोटल सेम आता है क्या। तो देखो मेरा लायबिलिटी का टोटल कम्स टू 4,17,630 एंड मेरा असेट का टोटल ऑल्सो कम्स टू 4,17,630। तो मेरा 4,17,630 इज द टैली अमाउंट। बस ये लास्ट में तुम्हारा ये वैल्यूज दोनों सेम आना चाहिए। अगर तुम्हारे दोनों वैल्यू सेम आ गया मतलब समझ जाओ कि तुमने करेक्ट सम किया है एंड तुमको मिलेगा फुल 20 मार्क्स। क्या सबको याद आया? तो एक बड़ा सा ब्रेक हो गया था बीच में, तो मेरे ख्याल से ब्रेक में तुम लोग भूल क्या रहेगा, जो नॉर्मल है। ब्रेक नहीं होता तो भी हम भूल जाते सर, लेकिन ठीक है अभी ब्रेक का बहाना है हमारे पास। तो देखो ये तुम्हारा बैलेंस शीट है जो तुमको ऐसे दिखना चाहिए। तो ये है ट्रेडिंग अकाउंट, ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ये मेरा बैलेंस शीट। अभी एक बार तुमने देख लिया ना कैसे करना है, तो अभी इसको तुम लोग ही करोगे। अभी मेरे को बोलना मत सर ट्रेडिंग अकाउंट दिखाओ मेरे को वैल्यू देखने के, नहीं। अभी तुमने एक बार ध्यान से सुना ना, अभी करो, कंप्लीट करो एंड मेरे को बताओ क्या तुम्हारा सम भी टैली हो रहा है कि नहीं। चलो कर लो फटाफट कंप्लीट। चलो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सम फॉर द डे, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 5 ऑन पेज नंबर 294। क्या बोल रहा है देखो, लेट्स रीड। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ ओमकार यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर trading account and profit and loss account for the year ended 31st March 2018 balance sheet as on that date, and there is a trial balance given to us. All trial balance item will always have one effect। ठीक है, तो ये जो सम है ना, इसमें अभी हम क्या करेंगे, मैं तुम लोग का एडजस्टमेंट सॉल्व करके दूंगा, उसके बाद में देख देख के जो ट्रायल बैलेंस लिखना है वो लिखने का काम तुम लोग करोगे और मेरे को सम कंप्लीट करके दोगे। ठीक है, कंसिडरिंग कि तुम लोग को जैसा मैंने बोला है वैसा तुम लोग ने सम्स के बाद प्रैक्टिस किया हुआ है, तो तुमको ये आ जाना चाहिए। सो द फर्स्ट आइटम जो मेरे सामने है डेटर। डेटर कहाँ जाएगा बताओ? असेट्स। नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक किधर लिखते हैं? अरे बोलो, मेरा आवाज आ रहा है क्या तुम लोग को? हेलो, मेरा आवाज आ रहा है क्या? यस सर। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। परचेसेस अगेन ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। सेल्स रिटर्न किससे लेस करेंगे हम लोग? लेस फ्रॉम, बोलो रे तुम लोग। एक काम करो तुम लोग है ना, आज के बाद हर एक समय ना 5-5 बार सॉल्व करने का, ये तुम्हारा होमवर्क है। मत बोलो आंसर, मत बोलो। तो ये सेल्स रिटर्न है ना, इट विल बी लेस फ्रॉम सेल्स। नेक्स्ट बैड डेट्स। कोई फॉर्मूला बोलना चाहेगा, उसका होमवर्क कम हो जाएगा। एनीवन वुड लाइक टू टेल द फॉर्मूला? सर बोलू? हाँ बोल। टू बैड डेब्ट्स एड न्यू बैड डेब्ट्स एड न्यू आरटीटी लेस ओल्ड आरडीडी। वेरी गुड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फॉर्मूला, तो मोरे का होमवर्क कैंसर। नेक्स्ट रेंट रेट एंड टैक्सेस। रेंट रेट एंड टैक्सेस बोलो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। इंश्योरेंस कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। डेबिट। ऑफिस इक्विपमेंट बोलो कहाँ जाएगा? ऑफिस असेट्स। फर्नीचर एंड फिक्चर्स assets, कैश एट बैंक असेट्स। असेट। तो ईशान खुड़े आंसर दे रहा है और एक दो तीन जन आंसर दे रहे हैं, उन सबको होमवर्क कैंसर। लीगल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। एडवर्टाइजमेंट profit and loss debit, ब्रोकरेज प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। ड्रॉइंग्स कहाँ से माइनस होता है? लेस फ्रॉम कैपिटल। परफेक्ट। नेक्स्ट वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट side, कोल गैस फ्यूल वाटर। अभी ये कोयला गैस फ्यूल वाटर ये सब फैक्ट्री में यूज होता है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। trading account debit, मशीनरी असेट। वेरी गुड। नेक्स्ट क्रेडिट बैलेंस में है कैपिटल। कैपिटल लायबिलिटी। सेल्स trading account credit, परफेक्ट। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेसेस रिटर्न, तो लेस फ्रॉम परचेसेस। डिविडेंड रिसीव्ड देखो ये इनकम है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। क्रेडिटर बोलो liabilities, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटीज। आरडीडी profit and loss फॉर्मूला, वो प्रॉफिट एंड लॉस का जो हम लोग का फॉर्मूला है वो फॉर्मूला में जाएगा। ये आरडीडी इज विच आरडीडी? दिस इज ओल्ड आरडीडी बिकॉज ये ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है।
वेरी गुड, वेरी गुड। तो मेरे को अभी बहुत लोग आंसर देने लगे। नेक्स्ट अभी आ जाते हैं नीचे एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट नंबर 1, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 42,000। तो क्लोजिंग स्टॉक का 2 इफेक्ट्स है, ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड एंड असेट। नेक्स्ट देखो ये कल ही सीखा था, राइट ऑफ 1,200 एज बैड डेट्स, ये हो गया मेरा न्यू बैड डेट्स। एंड क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, मतलब ये है मेरा न्यू आरडीडी। तो न्यू बैड डेट्स है, न्यू आरडीडी रहेगा। तो इसका इफेक्ट क्या आता है सर, एक तो डेटर में से कम करो एंड दूसरा वो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट में जो फॉर्मूला लिखता है ना वहां पर जाके लिखो। लेकिन न्यू बैड डेट्स एंड न्यू आरडीडी में हम लोग पहला क्या माइनस करेंगे, कल ही सीखा था, पहला क्या माइनस करेंगे, Bad debt. परफेक्ट। तो सर ये जो न्यू बैड डेट्स है ना इसको हम पहला माइनस करेंगे, न्यू आरडीडी को हम लोग बाद में माइनस करेंगे। तो बैड डेट्स पहला माइनस होगा एंड न्यू आरडीडी बाद में माइनस होगा। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लीगल एक्सपेंसेस एंड वेजेस। ओके तो वेजेस किधर है, ये है मेरा वेजेस। वेजेस पे एक टिक, लीगल एक्सपेंसेस पे एक टिक एंड ये डेटर पे देयर आर 2 एडजस्टमेंट्स। चलो ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का 2 इफेक्ट्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का 2 इफेक्ट्स सर, सर जो एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है उसमें ऐड करो एंड लायबिलिटीज में लिख दो। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट 2.5%, मशीनरी 5%। तो ये है मशीनरी एंड दूसरा है ऑफिस इक्विपमेंट। तो ये दोनों पे मेरे को डेप्रिसिएशन करने का है। तो डेप्रिसिएशन का 2 इफेक्ट्स क्या आता है, डेप्रिसिएशन का 2 इफेक्ट आता है सर, लेस फ्रॉम फिक्स्ड एसेट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। एंड फाइनल एडजस्टमेंट ऑफ दिस सम, प्रीपेड इंश्योरेंस। तो प्रीपेड इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस पे एक टिक। तो प्रीपेड इंश्योरेंस है तो प्रीपेड का 2 इफेक्ट आर सर, लेस फ्रॉम एक्सपेंस एंड किधर लिखेंगे बोलो, एसेट। परफेक्ट, लेस फ्रॉम एक्सपेंस एंड असेट। तो अभी ये जो सम है ना इसमें ये जो एडजस्टमेंट है ये मैं तुम लोगों को करके देगा, उसके बाद में देख के लिखने का ट्रायल बैलेंस का काम। एंड फिर सम में क्रॉस प्रॉफिट आता है, क्या आता है वो तुम लोग मेरे को ढूंढ के दोगे। ठीक है, आई होप तुम लोग का लाइन मार के रेडी है। तो डायरेक्टली स्टार्ट कर देते हैं सम के साथ। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम डायरेक्टली शुरू कर देते हैं सम में। देखो फर्स्ट आइटम क्लोजिंग स्टॉक 42,000। चलो लिखो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में साथ साथ में लिखो बाय क्लोजिंग स्टॉक, आउटर कॉलम 42,000, बाय क्लोजिंग स्टॉक आउटर कॉलम 42,000। ये सब तुम लोग लिखने का इन द बुक्स ऑफ ओमकार। फिर 31 मार्च 2018 है यहाँ पर ना, 31 मार्च 2018 यानी इन द बुक्स ऑफ ओमकार। तो क्लोजिंग स्टॉक इधर आ गया 42,000, फर्स्ट इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में असेट साइड में जाके लिखूंगा मैं क्लोजिंग स्टॉक 42,000। ये बैलेंस शीट में 2 और y क्यों नहीं लिखते हम लोग, क्योंकि वो अकाउंट नहीं है। क्योंकि वो अकाउंट नहीं है, Account इट नहीं इज है। अ स्टेटमेंट। ओके वेरी गुड, समझ गया। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट एडजस्टमेंट। देखो अभी सेकंड एडजस्टमेंट है ना, पहले मैं करता हूँ, तुम लोग फिर वापस ध्यान से सुनना, फिर उसके बाद मैं तुमको मौका दूंगा खुद से करने का भी आगे आगे के सम में। तो डेटर्स है 45,000। तो देखो सबसे पहले मैं जाके, बहुत ध्यान से स्क्रीन पे देखना, बाद में तुम लोग कर सकते हैं, बाद में लिखो आराम से। तो इधर मैं लिखता हूँ डेटर्स, डेटर्स इनर कॉलम 45,000। अभी सर ये डेटर में हम लोग को दो एडजस्टमेंट देके रखा है, वी हैव न्यू बैड डेट्स एंड वी हैव न्यू आरडीडी। तो हमेशा न्यू बैड डेट्स को पहले माइनस करने का। तो डेटर में से हम लोग करेंगे लेस न्यू बैड डेट्स। न्यू बैड डेट्स है 1,200 रुपया। तो ये 1,200 रुपया विल बी इन ब्रैकेट्स। तो 45,000 माइनस 1,200 विल गिव मी 43,800 रुपीज। तो एक बार न्यू बैड डेट्स माइनस हो गया, उसके बाद हम लोग माइनस करेंगे न्यू आरडीडी। तो यहाँ पर आएगा नेक्स्ट लेस न्यू आरडीडी एट द रेट ऑफ 2%। अभी कल मैंने तुमको एरो एरो करके सब सिखाया था, ये जो 2% है ये 2% विल बी ऑफ कौन सा फिगर, 45,800। परफेक्ट, तो ये 43,800। वेरी गुड।
तो ये जो मेरा 2% है, ये 2% में किस पे लगाएगा, ये 2% में लगाएगा मेरा इस पे 43,800 पे। तो 43,800 का 2% कैसे निकालने का, 43,800 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 100, तो मेरे को आंसर आएगा 876 एंड बाहर मेरा वैल्यू आएगा 43,800 माइनस 876, दैट गिव्स मी 42,924। तो ये डेटर में सर पहला हमेशा बैड डेट्स माइनस करने का, फिर न्यू आरडीडी माइनस करने का, ये हो गया इसका फर्स्ट इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट जाएगा सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, फुल फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग। तो मैं पूरा फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ, टू बैड डेट्स, नेक्स्ट लाइन में ऐड न्यू बैड डेट्स, फिर ऐड न्यू आरडीडी, फिर उसके बाद एक लाइन लीव करके लेस ओल्ड आरडीडी। अभी इसमें से सर हमको कौन सा वैल्यू डायरेक्ट अभी दिख रहा है उधर, हम लोग के पास न्यू बैड डेट्स है, न्यू आरडीडी है। देखो न्यू बैड डेट्स है 1200, न्यू आरडीडी है 876, तो वो लिख देते हैं हम लोग, न्यू बैड डेट्स है 1200 एंड न्यू आरडीडी है 876। तो ये दोनों वैल्यू को मैंने इस फॉर्मूला के अंदर डाल दिया। क्या ये सबको समझ में आया, ये फॉर्मूला कैसे करना है? यस सर। ये अभी 2-3 बार हो चुका है, तो तुमको अभी आ जाना चाहिए ऐसे मुझे लगता है। तो ये मेरा डेटर वाला एडजस्टमेंट एंड ये उसका न्यू बैड डेट्स है, न्यू आरडीडी। बाद में ओल्ड आरडीडी, ये न्यू बैड डेट्स, ये सब हमको ट्रायल बैलेंस से मिलेगा, वो हम लोग जब ट्रायल बैलेंस करेंगे तभी देखेंगे। ठीक है, तो मेरा एडजस्टमेंट नंबर 2 हैज बीन कंप्लीटेड। चलो लिख लो, एडजस्टमेंट नंबर 2 कॉपी कर लो। चलो तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, लीगल एक्सपेंसेस 750, वेजेस 225। तो लीगल एक्सपेंसेस कितना है ऊपर सामने, लीगल एक्सपेंसेस है 3000। तो चलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वहां जाके लिखो टू लीगल एक्सपेंसेस, टू लीगल एक्सपेंसेस 3000, फिर उसमें ऐड आउटस्टैंडिंग, ऐड आउटस्टैंडिंग कितना आउटस्टैंडिंग था 750। तो लीगल एक्सपेंसेस में इधर 750 ऐड होगा तो बाहर 3750 आएगा। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट इफेक्ट जहां पर मैंने एक्सपेंसेस में ऐड कर दिया। सेकेंड इफेक्ट इज बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। तो कैपिटल के नीचे एक 5-6 लाइन छोड़ के मैं लिख दूंगा आउटस्टैंडिंग लीगल एक्सपेंसेस एंड वैल्यू विल बी 750 रुपीज। तो मेरा लीगल एक्सपेंसेस का आउटस्टैंडिंग हो गया। दूसरा क्या है, वेजेस आउटस्टैंडिंग है 225। तो वेजेस का वैल्यू कितना दे के रखा है, वेजेस इज 2250। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाके मैं लिखूंगा वेजेस, टू वेजेस 2250। नेक्स्ट लाइन में ऐड आउटस्टैंडिंग 225। तो आउटर कॉलम में आएगा 2475। ये 225 को ब्रैकेट में नहीं डालने का क्योंकि ये प्लस साइन है, खाली माइनस रहेगा तो ब्रैकेट में रहेगा। तो ये आउटस्टैंडिंग का सेकेंड इफेक्ट विल बी बैलेंस शीट लायबिलिटी। लिखेगा मैं आउटस्टैंडिंग वेजेस 225। तो ये हो गया मेरा दो इफेक्ट, ऐड टू एक्सपेंस एंड बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस खत्म। नेक्स्ट, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट 2.5% एंड मशीनरी 5%। आते तो करो आगे, चलेगा, आते तो करो आगे। ऑफिस इक्विपमेंट 42,900 है तो उस पर डेप्रिसिएशन है। तो बैलेंस शीट में इधर मैं लिख दूंगा ऑफिस इक्विपमेंट 42,900, उसमें से लेस डेप्रिसिएशन लेस डेप्रिसिएशन 2.5%। तो 42,900 मल्टीप्लाई बाय 2.5 डिवाइडेड बाय 100।
दैट कम्स टू 1072.5। तो 0.5 ऐसा नहीं लिखने का, 1073 कर दो उसको। तो बाहर मेरा वैल्यू आएगा 42,900 माइनस 1073। तो ऑफिस इक्विपमेंट में से डेप्रिसिएशन लेस कर दिया। दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाके लिख दूंगा मैं टू डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट, टू डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट। and value is 1073। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन मशीनरी 5%। तो मशीनरी है 12,000। तो ये ऑफिस इक्विपमेंट के नीचे ही लिखूंगा मैं मशीनरी 12,000। इस पे हम करेंगे लेस डेप्रिसिएशन। तो 12,000 का 5% विल बी 600 रुपीज, 11,400 आउटर कॉलम। तो ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट, लेस फ्रॉम फिक्स्ड असेट। सेकंड इफेक्ट विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाके लिखेंगे हम लोग टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। एंड वैल्यू विल बी 600 रुपीज। तो ये हो गया मेरा डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट। एनीवन हैज एनी डाउट? ये डेप्रिसिएशन में किसी को कोई डाउट है? हाँ ना, प्लीज रिस्पॉन्ड। एनीवन हैज एनी डाउट? नो डाउट। No. ओके, कर लो, ये डेप्रिसिएशन का लिख लो। चलो आ जाते हैं लास्ट एडजस्टमेंट पे, वो है प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस 900 रुपया। तो इंश्योरेंस है यहाँ पर 2400। तो चलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके लिखो टू इंश्योरेंस 2400 इनर कॉलम, और उसमें से हम करेंगे लेस प्रीपेड। लेस प्रीपेड 900। तो आउटर कॉलम विल गिव मी 1500 रुपीज। तो प्रीपेड का फर्स्ट इफेक्ट है लेस फ्रॉम एक्सपेंस, एंड सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट असेट साइड। तो बैलेंस शीट असेट में जाके मैं लिखूंगा प्रीपेड इंश्योरेंस एंड वैल्यू विल बी 900 रुपीज आउटर कॉलम। प्रीपेड इंश्योरेंस वैल्यू विल बी 900 रुपीज आउटर कॉलम। ये 900 will be in brackets because this 900 indicates minus sign। क्लियर? सबको समझ में आया इधर तक? चलो अभी मैं क्या चाहता हूँ कि हम लोग का एक 5-6 सम तो हो गया है, 4-5 सम तो हमने आराम से प्रैक्टिस किया है। तो अभी जो है देख के लिखने का काम है ना, देख के सब जगह पर वैल्यू फिट करने का, मन में ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है, ये ढूंढने का काम मैं तुम लोग पे छोड़ रहा हूँ। ठीक है, मैं तुम लोग को 20 मिनट्स का टाइम देता हूँ, मेरे को तुम लोग करेक्ट आंसर निकल के दो। मतलब तुम लोग मेरे को चैट बॉक्स में मैसेज डालोगे एंड वो मैसेज में रहेगा कि सर हमको ग्रॉस प्रॉफिट इतना आया, नेट प्रॉफिट इतना आया, या नेट लॉस इतना है, एंड मेरा हम लोग का बैलेंस शीट टैली इतने पे होता है। ठीक है, वो ढूंढने का काम पूरा का पूरा तुम्हारा। मैं तुमको खाली बैड डेट्स का एक एडजस्टमेंट में हेल्प कर देता हूँ, वो भी तुमको आता रहेगा, बट स्टिल सर ये बैड डेट्स का इधर का वैल्यू है 600 एंड ओल्ड आरडीडी का वैल्यू है 1200। तो यहाँ पर देखो आंसर पॉजिटिव आ रहा है, जबकि कल के सम में हमको नेगेटिव आ रहा था। नेगेटिव आता रहेगा तो क्या करने का, ऐसा कट करके ऑपोजिट साइड में क्या लिखने का, क्या बताया था मैंने तुमको बाय पिछले आरडीडी अकाउंट एज पर कॉन्ट्रैक्ट। सुपर्ब, बाय आरडीडी अकाउंट एज पर कॉन्ट्रैक्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये देखो, ये है मेरा आरडीडी वाला एडजस्टमेंट। तो अब ये पूरा सम तुम लोग कंप्लीट करोगे, क्योंकि तुमको सम कंप्लीशन करने का आदत आना चाहिए। वो सब में ही करते रहेगा ना, तो तुम लोग एग्जाम में कैसे करोगे फिर? तो ये तुम्हारे सामने है, देख देख के लिखना है। जो रेड रेड टिक है वो हो चुका है, उसको कुछ नहीं करने का है, लेकिन बाकी जो है उनको सब अपने अपने जगह पर फटाफट लिख दो, एंड बाद में मेरे को बताओ किसका सम सबसे पहले होता है, मुझे देखना है। नीचे का सोल्यूशन से कॉपी मत मारना, शायद आंसर डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, एंड कर सकता ना तुम लोग? हाँ ना, जवाब तो दो। हेलो, कर सकता ना? हाँ चलो करो करो, वेरी गुड, करो कंप्लीट करो, देखता मैं कितना लोग कंप्लीट कर सकते हैं सम। चलो दैट्स इट, बहुत टाइम दे दिया तुमको। तो देखो अभी अगर तुम लोग ने ये सम किया है खुद से
तो तुम्हारा आंसर यही आना चाहिए, तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट आना चाहिए 33,075 एंड तुम्हारा नेट प्रॉफिट आना चाहिए 20,356। अगर ये दो आंसर आता है तो इसका मतलब तुम्हारा सम करेक्ट है। अगर ये नहीं आ रहा है मतलब तुमने कुछ तो गड़बड़ किया है, तो चेक करो अंदर कि क्या नहीं लिखा है तुमने, किधर मिस्टेक हो रहा है तुम्हारा। एंड लास्ट में तुम्हारा बैलेंस शीट का टैली अमाउंट शुड बी 1,99,831। तो दिस शुड बी योर बैलेंस शीट का टैली अमाउंट। एंड जैसे मेरे को मैसेजेस आ रहे हैं तो उसके हिसाब से मेरे को पता चल रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने करेक्टली सॉल्व किया है इसको। साहिल, नेट प्रॉफिट रॉन्ग है तेरा। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने करेक्टली सॉल्व किया है। तो अभी एक काम करते हैं हम लोग हम लोग बढ़ते हैं एक नेक्स्ट पार्ट की तरफ जहां पर हम कुछ नए एडजस्टमेंट सीखेंगे। तो सबका ध्यान है ना स्क्रीन पे। आई होप तुम लोग के स्क्रीन पे तुमको ब्लैक स्क्रीन दिखाई दे रहा है। तो मैं कुछ एडजस्टमेंट्स लिख रहा हूं यहाँ पर, some new adjustments. These are adjustments related to goods. तो कुछ नए adjustments लिख रहा हूं। Adjustments related to goods. Adjustment number 1. Goods distributed as free samples. Rupees 5,000. Please don't write anything. मैं तुमको बाद में मौका देता हूँ तभी लिखना। Second, goods lost by fire या theft या accident, rupees 5,000. Third, goods taken over for personal use, rupees 5,000. Fourth, uninsured goods lost by fire, rupees 5,000. Fifth, fully insured goods lost by fire, rupees 5,000. And last one, goods lost by fire, rupees 10,000. And insurance company admitted a claim of rupees 7,000 only. अभी ये क्या है, कैसा है, हम लोग इसको जरा सॉल्व करते हैं। देखो ये सारे एडजस्टमेंट्स आर रिलेटेड टू गुड्स। आई वांट ईच एंड एवरी स्टूडेंट टू कॉन्सेंट्रेट, ठीक है। तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। मेरे को बताओ माय डियर स्टूडेंट, ये जो फ्री सैंपल है हम कब देते हैं? फुकट में कभी बांटते हैं हम लोग, फॉर एडवर्टाइजमेंट, राइट। तो सर गुड्स रिलेटेड एडजस्टमेंट में व्हेनेवर गुड्स गोज आउट, ठीक है, व्हेनेवर गुड्स गोज आउट, तो हम लोग फर्स्ट इफेक्ट हम लोग देंगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पर गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल मतलब गुड्स गोज आउट टू ट्रेडिंग क्रेडिट। एंड दूसरा, ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम लोग फ्री सैंपल्स बांट रहे हैं मतलब ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। हम लोग लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट क्यों लिखेंगे? बिकॉज सर फ्री सैंपल हम लोग दे रहे हैं ना, तो वो एडवर्टाइजमेंट ही रहता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में हम लोग जाके लिखेंगे टू एडवर्टाइजमेंट। तो सर ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में क्या लिखने का? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखने का बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। मतलब क्या लिखना है ना वो भी मैं तुमको यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ। तो whenever goods goes out ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, एंड दूसरा इफेक्ट यहाँ पर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट। सेकंड एडजस्टमेंट देखो सब लोग ध्यान से देखो, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट। अगेन यहाँ पर सर गुड्स गोज आउट, तो गुड्स गोज आउट तो आपने सिखाया था गुड्स गोज आउट तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में।
तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में मैं लिखेगा बाय गुड्स लॉस्ट बाय जो भी है फायर थेफ्ट एक्सीडेंट जो भी दिया रहेगा बाय गुड्स लॉस्ट बाय फायर थेफ्ट एक्सीडेंट मतलब मेरा पूरा का पूरा गुड्स है ना या तो जल के या तो चोरी होके या तो एक्सीडेंट के वजह से नुकसान हो गया तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखूंगा टू लॉस बाय फायर थेफ्ट या एक्सीडेंट। अगर तुमको याद है तो इसका एक जर्नल एंट्री आता था, अगर थोड़ा बहुत याद है तो जर्नल में जब हमने किया था तो गुड्स लॉस बाय फायर का हम लोग एंट्री लिखते थे लॉस बाय फायर टू गुड्स लॉस बाय फायर। तो देखो दोनों एडजस्टमेंट सर, दोनों एडजस्टमेंट में गुड्स बाहर जा रहा है तो फर्स्ट इफेक्ट तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। फिर यहाँ पर ये फ्री सैंपल बांट रहे हैं हम, तो दिस इज फॉर एडवर्टाइजमेंट, तो एडवर्टाइजमेंट इज माय सेल्स रिलेटेड एक्सपेंसेस, तो ये एडवर्टाइजमेंट में मैं लिखेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में टू एडवर्टाइजमेंट, या मैं ये भी लिख सकता हूँ टू फ्री सैंपल्स। तो मेरे पास है ना ऐसा देयर आर टू ऑप्शंस, या तो मैं ये एडवर्टाइजमेंट लिखूं या तो फ्री सैंपल्स लिखूं, दोनों आर करेक्ट। ठीक है, एडजस्टमेंट नंबर 3, गुड्स टेकन ओवर फॉर पर्सनल यूज। अगेन सर गुड्स गोज आउट तो फर्स्ट इफेक्ट तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में ही जाएगा। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाय गुड्स टेकन ओवर फॉर पर्सनल यूज। माय डियर स्टूडेंट जरा मेरे को बताओ, ये जो शब्द है पर्सनल यूज, इससे रिलेटेड कुछ याद आ रहा है क्या तुमको? पर्सनल यूज मतलब हमेशा क्या? ड्राइंग। पर्सनल यूज मतलब ड्राइंग रहता है सर। ड्राइंग मतलब हम लोग क्या करते हैं? लेस फ्रॉम कैपिटल। एक मिनट, तो मैं था इधर लेस फ्रॉम कैपिटल, तो कैपिटल में से हम लेस करेंगे एंड ब्रैकेट में लिखेंगे लेस गुड्स टेकन ओवर फॉर पर्सनल यूज, बिकॉज सर ये है ड्राइंग्स। ठीक है, तो ये देखो ये 3 सिंपल एडजस्टमेंट्स, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड्स लॉस्ट बाय फायर एंड गुड्स टेकन ओवर फॉर पर्सनल यूज। लेकिन अगर तुम लोग का कॉलेज को थोड़ा डिफिकल्ट करना होगा ना पेपर, तो वो लोग है ना थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं। ट्रिकी क्वेश्चन मतलब ऐसे, देखो यहाँ पर वर्ड डाला, देखो अनइंश्योर्ड गुड्स। अभी सर अनइंश्योर्ड गुड्स का मतलब क्या होता है? अनइंश्योर्ड गुड्स का मतलब होता है कि ये जो तुम्हारा गुड्स गया ना, ये पूरा का पूरा तुम्हारा नुकसान हो गया। तो अनइंश्योर्ड गुड्स लॉस्ट बाय फायर मतलब ये वो गुड्स है जिसका आपने इंश्योरेंस नहीं निकाला है। तो गुड्स गोज आउट, तो फर्स्ट इफेक्ट तो सर ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाय गुड्स लॉस्ट बाय फायर। अभी सर ये मेरा पूरा का पूरा नुकसान हो गया क्योंकि अनइंश्योर्ड है, अनइंश्योर्ड मतलब इंश्योरेंस नहीं निकाला है, तो पूरा का पूरा मेरा लॉस हो गया, तो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में टू गुड्स लॉस्ट बाय फायर, टू गुड्स लॉस्ट बाय फायर। अगर तुम लोग इसको ध्यान से देखोगे ना, तो ये फोर्थ वाला एडजस्टमेंट एंड ये सेकंड वाला एडजस्टमेंट देखो सेम है। देखो टीसीआर पीडीआर और नीचे लिखा हुआ भी देखो सेम है, मतलब यही एडजस्टमेंट का ना ये एक दूसरा रूप है। तो इधर चाहिए ना तो मैं ऐसा लिख देता हूँ सेम एज एडजस्टमेंट नंबर 2, लेकिन तुम लोग ऐसे नहीं लिखोगे, तुम लोग है ना पूरा लिखोगे पूरा, इट इज सेम एज एडजस्टमेंट नंबर 2। तो अनइंश्योर्ड गुड्स बोलो या खाली बोलो गुड्स लॉस्ट बाय फायर, बोथ आर वन एंड द सेम। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पर वर्ड देखो, ये एक एक वर्ड में वो लोग तुमको ट्रिक करेगा। फुल्ली इंश्योर्ड गुड्स लॉस्ट बाय फायर, फुल्ली इंश्योर्ड गुड्स लॉस्ट बाय फायर मतलब जितना तुम्हारा गुड्स गया वो पूरा का पूरा इंश्योरेंस कंपनी तुमको पैसा देगा। तो मेरा गुड्स गया तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में पहले जाके मैं लिखूंगा बाय गुड्स लॉस्ट बाय फायर। सर 5,000 का गुड्स गया, लेकिन क्या ये मेरा पूरा लॉस हुआ? नहीं, ये मेरा पूरा लॉस नहीं हुआ क्योंकि ये फुल्ली इंश्योर्ड है। फुल्ली इंश्योर्ड है का मतलब है कि इंश्योरेंस कंपनी मुझे ये पैसा देगा। देगा मतलब दिस अमाउंट इज रिसीवेबल इन फ्यूचर। इफ दिस अमाउंट इज रिसीवेबल इन फ्यूचर आई विल राइट इट ऑन द असेट साइड। तो असेट साइड में क्या लिखेंगे हम सर? असेट साइड में हम लिखेंगे इंश्योरेंस क्लेम, या यू कैन ऑल्सो राइट इंश्योरेंस कंपनी, दोनों करेक्ट है। या तो इंश्योरेंस क्लेम लिखो या तो इंश्योरेंस कंपनी लिखो, क्योंकि ये पैसा तुम्हें मिलने वाला है, तो ये तुम्हारा लॉस नहीं हुआ। जितना भी तुम्हारा गुड्स गया उतना पूरा का पूरा अमाउंट विल बी रिसीव्ड इन फ्यूचर। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड असेट।
अभी आते हैं हमारा लास्ट एडजस्टमेंट पे। अभी लास्ट एडजस्टमेंट का ना पहला मैं तुमको मीनिंग समझाता हूँ और फिर तुम लोग मेरे को बताओ तुमको कितना समझ में आया। ये क्या बोल रहा है देखो, गुड्स लॉस्ट बाय फायर 10,000 एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ ₹7,000। इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है कि तुम्हारा गुड्स गया 10,000 का, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी बोलता है 7,000 देगा। तो इसका मतलब बताओ मेरा नुकसान कितने का हुआ, कौन बताएगा? 3,000 परफेक्ट। तो सर मेरा 3,000 का नुकसान हो गया। तो ये जो एडजस्टमेंट है ना, दिस एडजस्टमेंट हैज 3 इफेक्ट्स। एक 2-3 एडजस्टमेंट है जिनका 3 इफेक्ट रहता है, नहीं तो जनरली एडजस्टमेंट हैज मिनिमम 2 इफेक्ट्स ओनली। तो देखो सबसे पहले अगर मैं तुमको पूछूं मेरे पास से कितने का गुड्स गया, तो सर मेरे पास से ना 10,000 का गुड्स गया। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में मैं यहाँ पर लिखूंगा बाय गुड्स लॉस्ट बाय फायर, फायर थेफ्ट जो भी रहेगा, एंड वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, वैल्यू यहाँ पर आएगा 10,000 रुपीज। फिर सर मेरा लॉस कितने का हुआ, जो मेरा लॉस है वो मैं प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में लिखूंगा, वो है मेरा 3,000 का लॉस। तो ये जो मेरा लॉस है उसको मैं लिखूंगा टू लॉस बाय फायर। एंड जो पैसा इंश्योरेंस कंपनी देगा, देखो ना इंश्योरेंस कंपनी दे रहा था तो मैं किधर लिख रहा था, असेट में, तो यहाँ पर भी हम असेट में लिखेंगे। वैल्यू कितना रहेगा, वैल्यू विल बी 7,000 रुपीज, बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी ने प्रॉमिस किया है कि वो मुझे 7,000 रुपया देगा। तो यहाँ पर आएगा इंश्योरेंस क्लेम या इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। तो ये एक एडजस्टमेंट है विच हैज 3 इफेक्ट्स। तो पॉसिबिलिटी है कि अगर तुम लोग का कॉलेज को पेपर थोड़ा टफ करना होगा तो लोग तुमको ऐसा कुछ एडजस्टमेंट डाल के दे देंगे, जिसमें अगर तुम पढ़कर जा रहे हो तो तुम्हारा रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन अगर तुम इसको फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करोगे तो तुमको लग सकता है कि अरे कुछ तो थोड़ा अलग है। तो दीज आर द 6 एडजस्टमेंट्स दैट आर रिलेटेड टू गुड्स। ठीक है, एडजस्टमेंट रिलेटेड टू गुड्स में ये गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, फिर गुड्स टेकन ओवर फॉर पर्सनल यूज, अनइंश्योर्ड गुड्स। देखो यहाँ पर वर्ड अनइंश्योर्ड इज इंपॉर्टेंट बिकॉज पूरा का पूरा लॉस है। फुल्ली इंश्योर्ड गुड्स, ये पूरा का पूरा अमाउंट मेरे को मिलने वाला है, इसके लिए मैंने इसको असेट में लिखा है बिकॉज इट इज रिसीवेबल इन फ्यूचर। एंड ये जो 6th एडजस्टमेंट है इट विल हैव 3 इफेक्ट्स, बिकॉज मेरे पास से 10,000 का गुड्स गया, 7,000 मुझे मिलने वाला है, तो इसका मतलब 3,000 का मेरा लॉस हो गया। Anyone has any difficulty with respect to this 6 adjustment? किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो। Anyone has any doubt? Any doubt? Yes or no? Please reply. No, sir. Okay. ये लिख लो ना, लिख लो ना। No, sir. Write it down. Write it down. हेडिंग दो एडजस्टमेंट रिलेटेड टू गुड्स, और बहुत नीट एंड क्लीन लिखना। देखो नीचे क्या लिखना है ना वो भी मैं तुमको इधर लिख के दिया है, वो एकदम अच्छे से लिखो। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखना है ठीक है सर, लेकिन क्या लिखूं वहां पर, तो वहां पर ये लिखने का बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। तो एकदम नीट एंड क्लीन लिखो, पेज बचाने का चक्कर में कंजूसी करके ऐसा मत लिखना कि तुमको ही समझ में ना आए एग्जाम के दिन कि तुमने लिखा गया है। ठीक है, तो थोड़ा अच्छे से लिखना। ये स्क्रीन पे मैं रख रहा हूँ, मैं धीरे धीरे इसको चेंज करूंगा, 5-5 मिनट रखता हूँ, आराम से लिखो। अभी सम 3 और 4 कॉपी कर लो। तो ये लास्ट पार्ट ये लिख लो, फिर दैट्स इट फॉर द डे।